नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के थ्रू और बहुत सारी नई-नई एक्टिविटीज़ के थ्रू आपका नॉलेज एनहांस करने की, बढ़ाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बाय आरपीएससी अड्डा एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर हम आपके लिए यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट का जो सिलेबस है उसके अनुरूप कॉमर्स के बहुत ही ज़्यादा क्रीम टॉपिक्स जिनसे आप 100% एक नहीं 2-3 क्वेश्चंस की उम्मीद लगा सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पर हम यहाँ पर काम करते हैं। गागर में सागर भरना वाली फिलॉसफी के ऊपर ही हमारी ये सीरीज आधारित है, जिसके अंदर एक बहुत ही शॉर्टली आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो दिया जा रहा है, लेकिन जो इसके अंदर टॉपिक्स और डायमेंशंस कवर किए जा रहे हैं वो सारे के सारे डायमेंशंस अपने आप में बहुत अहम है और क्वेश्चन फॉर्म में आप बिल्कुल उन्हें अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वे आरपीएससी अड्डा से जुड़ें और ₹2999 के पैकेज पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक इन सब का फायदा लेते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करें ताकि आप अपनी सीट को सुनिश्चित कर पाएं। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा टेलीग्राम एक्टिविटी को ट्रेस नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के थ्रू आप तक बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी लेकर पहुंचते हैं और आपके तैयारी के जुड़े हुए टिप्स, उनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज भी आपको रेगुलरली पोल के द्वारा यहाँ पर भेजे जाते हैं। तो जल्दी ही आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करिए। साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आरपीएससी अड्डा टीम की तरफ से आपको ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, इनके लिए एक बहुत बेहतरीन रिस्पांस आप सबकी तरफ से आ रहा है। आप इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए, हम भी हमारी तरफ से जितना हो पाएगा आपको बेस्ट इनपुट देने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग अपने एग्जाम की एक बहुत ही अच्छे लेवल पर तैयारी कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का शॉर्ट टॉपिक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। जहां से कॉमर्स की शुरुआत होती है वहां से कहीं ना कहीं एफडीआई की भी बिगिनिंग नोट की गई है कॉमर्स स्टूडेंट्स के थ्रू। साथ ही ये टॉपिक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एक मेजर ड्राइवर माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। कैसे? क्योंकि हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बाहर से जो सपोर्ट की आवश्यकता होती है वो मदद ना होकर के जब खुद एक बिजनेस बन जाता है, जब उसका जो मेन फोकस होता है वो लंबे समय तक कारोबार को टिकाए रखना होता है, तब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आप अगर इसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको वैसे ही इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि फॉरेन से आता हुआ सीधा सीधा जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, उसे कहा जा रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एफडीआई। और ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मेजर ड्राइवर है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने वाला एक बहुत ही योग्य सा मेथड है। अब इसका मीनिंग क्या है? डायग्राम के थ्रू आप देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पार्टी इन वन कंट्री, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो यानी कि कुछ ना कुछ विदेशी कंपोनेंट अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जिस पार्टी या पक्षकार से हो रहा है वो पक्षकार कहाँ का है, किसी पर्टिकुलर कंट्री का है। अब वो कैसे दूसरी कंट्री के साथ जुड़ता है या वो कैसे दूसरी कंट्री के साथ ज्वाइन करता है, तो वो होता है या तो बिजनेस के द्वारा या फिर किसी कॉरपोरेशन के द्वारा। और फिर वो आकर के जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो जाके टच करता है अनदर कंट्री को, दूसरे देश को। तो यानी कि कुल मिलाकर के आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिजनेस बिल्टअप या फिर कॉरपोरेशन बनाने का माध्यम है। एक कंट्री के द्वारा, एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश में ये निवेश इन दो रास्तों से संभव देखा जाता है। इंटरेस्ट, अब बात आती है कि इंटरेस्ट क्या है। क्या हमारा इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म है एफडीआई के रूप में या फिर हमारा इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म है एफडीआई के रूप में? तो बहुत ही क्लियर कट आंसर है कि एफडीआई में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो बिजनेस में कर रहे हो। बिजनेसमैन कभी भी शॉर्ट लिव्ड इंटरेस्ट या छोटे पैमाने पर कभी भी नहीं आएगा दूसरे देश में।
अगर वो कनेक्ट हो रहा है किसी और कंट्री के साथ, तो उसका जो मोड है वो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस का मोड है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो है लॉन्ग टर्म बिजनेस को प्रमोट करना। लॉन्ग टर्म बिजनेस आपका एफडीआई के थ्रू ही जनरेट होगा, तो इसीलिए हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, वो एकदम लॉन्ग टर्म रहेगा। अब बात आती है एफपीआई की। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई एंड एफपीआई दोनों बहुत रिलेटेबल वर्ड्स हैं, और स्टूडेंट्स कई बार एफपीआई में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एफपीआई क्या बोलता है कि जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर आके आपके देश में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, तो वो एफपीआई या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही नामों में अपने अपने एसेंस को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन इधर का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस और कॉरपोरेशन में पैसा लगा के उसको डेवलप करने के माध्यम से हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ का आधार है। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन एफपीआई का इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इंटरेस्ट का है। यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहा है, और इसीलिए ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। एफडीआई अपने आप के दो बहुत ही मुख्य फीचर्स हैं जिनके आधार पर ये अपने आप को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, परमानेंट बिजनेस है, वो हमने अभी अभी देखा कि कैसे ये एक परमानेंट बिजनेस का आधार लिए हुए है। साथ ही जो कंट्रोल है वो भी यहाँ पर जो फॉरेन कंट्री है उसके पास में किस हद तक जाएगा, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा होता है, क्योंकि हर एफडीआई के पास एक जितनी स्टेक या एक जितनी ओनरशिप नहीं होती है, इसलिए वो अपना कंट्रोल रखता है। तो लेकिन वो कंट्रोल किस लेवल तक का होगा वो डिपेंड करेगा कि एफडीआई पॉलिसी क्या बोलती है, निर्देश क्या बोलते हैं, फिर जिस सेक्टर में एफडीआई आया है वहां का सेक्टोरल जो लॉ है वो पर्टिकुलर लॉ उसको कितना निवेश करने की अनुमति देता है, उस आधार पर ये बनेगा। तो कंट्रोल और लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्कुल सटीक है कि हम परमानेंट बिजनेस करने के माध्यम से इस टॉपिक को पढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर क्या है, परमानेंट बिजनेस जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ में कनेक्ट होता है वो आएगा। फिर साथ के साथ अगर हम कंट्रोल की बात करें, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, तो कंट्रोल दो मीनिंग्स पे होगा, या मैनेजमेंट में होगा, प्रबंधन में होगा, या फिर क्रियान्वयन में होगा, ऑपरेशंस में होगा। इन दोनों ही सूरतों में कंट्रोल आता है। इस कंट्रोल का लेवल कितना है वो डिपेंड करेगा कि आप किस रूट के तरफ से आए हैं, जो भी एफडीआई आया है वो कौन सी कैटेगरी का एफडीआई है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उनके आधार पर ये कंट्रोल की जो स्कोप है, कंट्रोल की जो लिमिट्स हैं वो डिसाइड होती हैं। तो ये आपका एफडीआई का मूल एजेंडा है कि वो किन दो एंगल्स पर सबसे ज्यादा पॉजिटिवली काम करता है। फिर एक बहुत जरूरी बात आती है कि किन्हीं भी दो जो कंट्रीज हैं उनका आपस में क्या है, कोई आइडेंटिकल कंट्रोल नहीं है। मतलब एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया फिर दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो कंट्रोल की दशा होगी वो दोनों ही सूरतों में समान होगी। कंट्रोल कभी भी आइडेंटिकल नहीं होगा। उसके बाद में आते हैं मेथड्स कि किस किस तरीके से आप एफडीआई में इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हो या देखे जाते हैं। तो उस आधार पर सबसे पहले अक्वायरिंग वोटिंग पावर इन दी फॉरेन कंपनी, कंपनी में स्टेक लेना, कंपनी में वोटिंग पावर रखना, ये अपने आप में क्या है, ओनरशिप की तरफ ही एक कदम है। तो वहां पर हम अक्वायरिंग वोटिंग पावर के साथ में भी एफडीआई आता है। फिर दूसरा मेथड है मर्जर एंड एक्विजिशन। आप सब जानते हैं मर्जर होना यानी कि दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं, और एक्विजिशन यानी एक स्ट्रॉन्गर कंपनी एक वीकर कंपनी को अक्वायर कर रही है। तो ये आपकी मर्जर एंड एक्विजिशन है। साथ में फिर जॉइंट वेंचर भी एक अलग से बहुत मजबूत मेथड है। जॉइंट वेंचर का क्या मतलब होता है कि दो अलग अलग कंपनीज मिल करके जॉइंटली अपने कार्य को आगे प्रोसीड करती हैं या बढ़ाती हैं, तो ये भी एक बहुत मजबूत मेथड है एफडीआई का। नेक्स्ट है स्टार्टिंग अ सब्सिडरी ऑफ अ डोमेस्टिक फर्म। मतलब डोमेस्टिक फर्म उस पर्टिकुलर एफडीआई की हो सकता है होम कंट्री में चल रही है, लेकिन उसी मेन कंपनी को चलाने के लिए एक सब्सिडरी कंपनी की जरूरत है या सब्सिडरी भी बनाई जा रही है। तो उस सब्सिडरी का बनाना
फॉरेन कंट्री में हो रहा है, जो कि हमारी होम कंट्री हो सकती है। दो कंट्रीज की बात होती है यहाँ पर, होम कंट्री और होस्ट कंट्री। तो उन दोनों ही कंट्रीज के आधार पर आपको ये सारे पॉइंट्स देखने हैं। एक बार फिर से, मेथड्स में कौन से थे? अक्वायरिंग वोटिंग पावर, मर्जर एंड एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर, या फिर बोला जाए तो स्टार्टिंग अ सब्सिडरी ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? तो एफडीआई के जो फायदे हैं वो दो लेवल्स पर देखे जाते हैं। एक लेवल आपका है बिजनेस के लेवल पर और एक लेवल आपका है होस्ट कंट्री के लेवल पर। बिजनेस के लेवल पर जब हम देखते हैं तो बहुत बड़ा हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि जिस बिजनेस का जो लेवल था वो डोमेस्टिक ही जब फैला हुआ था, और अब वो जो लेवल है वो स्प्रेड हो गया है फॉरेन कंट्री तक, यानी हमने एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस अक्वायर करने का कोशिश किया है, इसलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन का एक क्लियर कट बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। फिर आते हैं टैक्स इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट भी इस तरीके की पॉलिसीज को, मेथड्स को प्रमोट करती है, तो अपनी टैक्स सेविंग से इंसेंटिव रख करके काफी हद तक बिजनेस को प्रोत्साहन मिलता है। फिर लोअर लेबर कॉस्ट। आप आगे पढ़ेंगे कि कई बार जब एफडीआई के लिए किसी कंट्री का चुनाव किया जाता है तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स काम करते हैं। ये काम करता है कि वहां पर लेबर कॉस्ट कम है, वहां पर जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है वो रॉ मटेरियल इजी है, इजियर रेट्स पर है, हमारे खुद के देश से सस्ता अवेलेबल है। तो यहाँ पर वही बात है कि एफडीआई में जुड़ना, एफडीआई करना, उसका बहुत सीधा कनेक्शन इस बात से है कि आप कितना ज्यादा किसी कंट्री से बेस्ट फायदा ले सकते हैं। फिर उसके बाद में होस्ट कंट्री के क्या बेनिफिट्स हैं? तो होस्ट कंट्री के बेनिफिट्स में सबसे पहले प्रेफरेंशियल टैरिफ्स आ जाते हैं, दूसरे उन्हें सब्सिडीज मिलती हैं, और इकोनॉमिक स्टिम्युलेशन या फिर इकोनॉमी को या अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही बेहतरीन गति मिलती है, जिस गति से आपकी कंट्री क्या होती है, बहुत फटाफट ग्रो करती है। और ग्लोबलाइजेशन आने से, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 डेवलप होने से ये बहुत अच्छे तरीके से देखा गया है कि कंट्रीज को अगर अपना ग्रोथ रेट इंक्रीज करना है तो उस ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए आज की डेट में ये बहुत आवश्यक है कि कंट्रीज एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर काम करें और उससे बहुत बहुत तरक्की करें। यूजीसी नेट पर जो विद्यार्थी अभी अटेम्प्ट दे रहे हैं जून वाला कॉमर्स में, उनके लिए आरपीएससी अड्डा की तरफ से 1000 एमसीक्यूज यूनिट वाइज वीडियो सॉल्यूशन के साथ ₹499 के पैकेज पर अवेलेबल हैं। तो आप स्टूडेंट्स बगैर देरी करे जल्दी ही हमारे पैकेज को ज्वाइन करिए ताकि आपको इसका बेहतरीन फायदा मिल पाए। अब बेनिफिट्स क्या है होस्ट कंट्री के, जो हमारे चल ही रहे थे उसी में ही जो होस्ट कंट्री के लिए बेनिफिट्स हैं उसमें कंटिन्यूड है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। किसी पर्टिकुलर कंट्री का ह्यूमन कैपिटल ऑलरेडी डेवलप्ड होता है, किसी कंट्री का थोड़ा सा वीक होता है, तो वहां पर ह्यूमन कैपिटल को एक मोमेंटम मिलता है, एक स्पीड मिलती है ग्रो करने की। सिमिलरली इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, 100% बढ़ती हैं। आपने इकोनॉमिक्स विषय में भी पढ़ रखा होगा कि कैसे कोई भी नई टेक्निक, कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कोई भी नई कंट्री अगर दूसरी कंट्री में आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का एक बंडल लेकर के आती है, जिससे हमारे राष्ट्र का जो एम्प्लॉयमेंट का स्तर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फिर एक बहुत अहम पॉइंट है कि आपको मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज मिलती है। जो नई टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से नए पैमाने पर मैनेजर्स आकर के ग्रोथ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो कितना इफेक्टिवली उसको यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलता है, मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज को एक्सेस मिलता है। यानी कि एक सुप्रीम लेवल पर जो मैनेजमेंट काम करता है उसमें आप बहुत हद तक अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस एफडीआई के, चैलेंजेस टू लोकल बिजनेस को ग्रोथ करने में डिफिकल्टी आती है। प्रॉफिट शेयरिंग, जो प्रॉफिट आपकी कंट्री से, आपके लोगों से कमाया गया था उसकी शेयरिंग हो जाती है। और एक बहुत बड़ा वीकनेस है कि कैपिटल का भी आउटफ्लो होता है। अगर यही हमारा डोमेन बिजनेस हो, हमारे देश का व्यापार हो, तो उससे हमारी कंट्री की जीडीपी को प्रोत्साहन मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ से भी बहुत फायदे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट देखा, नई नई टेक्नोलॉजी का आना देखा, उससे उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स को और अच्छे आइडियाज मिलते हैं। लेकिन आपका ये जो फैक्ट है कि कैपिटल बाहर जाता है वो भी इग्नोर करना
नहीं है। अब आता है कि टाइप्स क्या-क्या हैं, एफडीआई किन-किन टाइप्स के साथ में एंट्री लेता है। आपने पहले जो अभी पढ़ा कुछ देर पहले वो मेथड्स थे और ये टाइप्स हैं। टाइप्स में 4 हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट और प्लेटफॉर्म। हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब है कि जो एक्टिविटीज आप अपनी कंट्री में करते थे, होम कंट्री में करते थे, वही कंट्री आप बाहर के देश, वही कार्य आप बाहर के देश में भी जाकर के करोगे जहां पर आपने अपने एफडीआई को एक्सटेंड किया है। उसी तरीके से वर्टिकल का मतलब है कि एक्टिविटीज बदलेंगी। कैसे बदलेंगी? कोर एक्टिविटी वही रहेगी, लेकिन उस कोर एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए जो दूसरी एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर इंक्रीज होंगी। तो आपका एक तरीके से एक सेगमेंट पूरा का पूरा दूसरे देश से हो सकता है कि ऑपरेट हो जाए। कॉन्ग्लोमरेट यानी कि अनरिलेटेड, आपने उधर आप जो अपने कंट्री में काम किया करते थे और अब आप यहाँ पर जो काम करेंगे वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे? अनरिलेटेड रहेंगे। अब इसमें क्या है, आप एक नई कंट्री में नई इंडस्ट्री के साथ बेसिकली एंटर करेंगे। चौथा है प्लेटफॉर्म, मतलब कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक्सपेंशन कर रहे हैं। बिजनेस फॉरेन कंट्री में एक्सपैंड करता है और वहां से जो वो आउटपुट जनरेट करता है वो किसी तीसरी ही फॉरेन कंट्री में डालता है। तो ये एक और है, इसको प्लेटफॉर्म बेस कहते हैं। इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। एफडीआई वैसे ही एक स्टार टॉपिक है, लेकिन एफडीआई के अंदर भी टाइप्स ऑफ एफडीआई उससे भी ज्यादा सुप्रीम है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज करके रखना है। की पॉइंट्स हमने मेंशन किए हुए हैं, आप उन्हीं की पॉइंट्स के आधार पर अगर मैच द फॉलोइंग या कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन जो इस सेगमेंट में आता है आप देखेंगे तो आपसे आराम से वो चीज रिलेट हो जाएगी। अब आता है एक और बहुत अच्छा पेरिफेरल, जो कि है कि एफडीआई के रूट्स क्या हैं। तो एफडीआई के 3 कैटेगरीज में एफडीआई को दिखाया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो है वो बोलता है 100% एफडीआई है, जो कि परमिटेड है, अलाउड है और ये चलेगा ऑटोमेटिक रूट के द्वारा, ऑटोमेटिक रूट। उसके बाद कैटेगरी 2, वापस यहाँ पर भी 100% एफडीआई परमिटेड है, लेकिन ये किस रूट से चलेगा? ये गवर्नमेंट रूट से चलेगा। गवर्नमेंट रूट से चलने का मतलब क्या है कि हमें गवर्नमेंट के थ्रू आना पड़ेगा, गवर्नमेंट के दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही कैटेगरी 2 में एंट्री मिलेगी। और कैटेगरी 3 भी यही बोलता है कि 100% परमिटेड है, लेकिन कैटेगरी 3 में आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 इन दोनों को ही लेकर के आपको एंट्री लेना है। तो ये आपके कोर 3 एफडीआई के रूट्स हैं। फिर एक बात आती है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या क्या है, कौन से ऐसे एक्ट्स हैं या कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि एफडीआई को समझाते हैं या फिर एफडीआई के संदर्भ में कोई जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पहला है कंपनीज एक्ट, फिर सेबी, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, एफडीआई की पॉलिसी एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। ये सारे के सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में शामिल हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि कौन से ऐसे लॉज हैं जो एफडीआई संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंशन करते हैं, या फिर अगर कोई भी चीज होती है, कोई भी बात होती है तो उस संदर्भ में इन लॉज को कंसल्ट किया जाएगा बिफोर मूविंग ऑन। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये जनरेट होता है कि कौन सी कंट्री एक बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री है। तो उस लिस्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर टॉप 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया को इंक्लूड किया गया है। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा तरक्की है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास जो मार्केट है वो मार्केट बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होने के वजह से हमारे पास लेबर की कोई कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तो उस हिसाब से आपका मार्केट क्या हो जाता है, एक बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटीट्यूड रखता है अपने आते हुए इन्वेस्टर्स की तरफ। इसलिए उन्होंने उसको मेंशन किया है टॉप 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इन्वेस्टमेंट के माध्यम पे, इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर पे बहुत ही अच्छी और सिद्ध बताई जाती हैं। फिर आते हैं कि इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज कौन सी हैं जो इस संदर्भ में एक्टिवेटेड हैं। तो सबसे पहली है एफआईबीपी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड।
नेक्स्ट है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। फिर RBI, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IT डिपार्टमेंट और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज। अब इन बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का रोल क्या है? जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा उस सेक्टर की जो मिनिस्ट्री होगी वो अपडेटेड रहेगी, उसे पता रहेगा कि क्या प्रोसीजर रखना है, क्या रोल रखना है, और वो उसी अकॉर्डिंग मेंशन होगी। पावर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी एटसेट्रा। तो आपके पास में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक है आपके सिलेबस का FDI, जिसे आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है। आशा करती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करी है उससे आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी और आप अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक अच्छी कमांड हासिल कर पाएंगे। इवैल्यूएशन के लिए जो भी MCQs आपको टीम के द्वारा करवाए जा रहे हैं और जो भी आप स्वयं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के शॉर्ट वीडियोस के आधार पर आपको जो नॉलेज मिलती है वो बहुत बड़ी नॉलेज है। और साथ ही हम जो टॉपिक्स उठा रहे हैं वो आपके जो भी कोर्स आप कर रहे होंगे उन कोर्सेज में भी ये एक पावरफुल टॉपिक बनता है सिलेबस का। इसलिए साथ में कनेक्टेड रहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के सारे वीडियोस को देखते रहिए। साथ ही RPSC अड्डा टीम की तरफ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो स्टूडेंट्स ग्रोथ के हिसाब से ही होती है। सो स्टे कनेक्टेड एंड बी वेरी प्रॉम्प्ट। आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे रहिए। आपके क्लियर करने की एग्जाम की जिम्मेदारी हमारी है। स्टे कनेक्टेड। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।